हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। हम लोग कल पढ़े थे दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश के संतुलन की अवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सतत आवेश वितरण और इनके प्रकार। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग सतत आवेश वितरण। अब ये सतत आवेश वितरण होता क्या है? ऐसा निकाय जिसमें आवेश को हम क्या करते हैं, पास पास रखते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा निकाय जिसमें आवेश को पास पास रखते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। और देखेंगे इसको बांटा गया है कितने भाग में, 3 भाग। तो जो पहला है वो है आपका क्या चीज, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण या इसी को हम रेखीय आवेश वितरण भी कहते हैं। ठीक है। रेखीय का मतलब क्या, कि एक रेखा पर, ठीक ना। अर्थात जब किसी रेखा पर हम क्या करते हैं, आवेशों को एक समान रूप से वितरित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब किसी रेखा पर आवेश को समान रूप से क्या करते हैं, वितरित करते हैं, उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसी में देखेंगे, इसी में आता है आपका रैखिक आवेश घनत्व। तो वो क्या होता है, देखिए ये होता है आपका, इसको दिखाते हैं किससे, हम लोग लेमडा से। और लेमडा बराबर क्या होता है, तो क्यू अपान एल, ठीक है ना। अब इसी से क्या करेंगे, इसका परिभाषा निकालेंगे। भाई बटा में क्या है, एल, एल क्या है लंबाई, क्यू क्या है आवेश, लेमडा क्या है, तो रैखिक आवेश घनत्व। यहां से हम परिभाषा निकालेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे दिखाते किससे हम लोग, तो लिखेंगे इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा जो है वो दिया गया है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि हम आवेश को एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर क्या करेंगे, वितरित करेंगे। पृष्ठ का मतलब क्या, कि किसी तल पर, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे, जब किसी पृष्ठ पर आवेश को एक समान रूप से वितरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार इसमें पढ़ा गया क्या चीज,
रैखिक आवेश घनत्व, देखिए क्या लिखा है, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। उसी प्रकार इसमें देखेंगे हम लोग क्या चाहिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दिखाते किससे हैं, तो याद रखिएगा स्मॉल सिग्मा से। किससे दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल सिग्मा से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले यहाँ पे फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, स्मॉल सिग्मा, और ये हो जाएगा क्यू बाई क्या चीज, ए क्या है, पृष्ठ है, यानी कि उसका एरिया है, तल है। अरे समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश या वितरित आवेश, उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तीसरा इसका देखेंगे हम लोग, क्या चीज, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। अब आयतन मतलब क्या है, कि जब आवेश को हम क्या करते हैं, किसी आयतन पे एक समान रूप से वितरित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जब किसी आयतन पर एक समान रूप से आवेश को वितरित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी घनत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो घनत्व होता है वो दिखाते हैं हम लोग किससे, रो से, और रो बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई भी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आयतन क्या है, बटे में है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलेंगे, रो, अर्थात आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसको दिखाते किससे हैं, तो आपको पता चल गया, रो से। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। तो समझेंगे वैद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए क्षेत्र दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि किसी का भी कहीं ना कहीं कुछ क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करें, वो एरिया ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं कि इधर बीच में कहीं खूंटा लगा करके वो गधा चाहे गाय को बांध दे रहे हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए इस पूरे एरिया में क्या है, घास लगा हुआ है इसको चरने के लिए। तो मान लीजिए मगन होकर क्या कर रहा है, चर रहा है। और मान लीजिए यदि कोई इसके बीच में चला जाए तो ये क्या करेगा, ये गधावा जो है उसको क्या करेगा, मार देगा। मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति आए, यहाँ पे घूमते घूमते जाए, इसको क्या करेगा, मारेगा। इसका मतलब क्या, कि जो पूरा क्षेत्र है जहां तक ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये किसका क्षेत्र है, ये गधा का क्षेत्र है। अरे समझा। तो उसी प्रकार देखिए वैद्युत का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया क्या चीज, आवेश। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, अच्छा इसका काम क्या है, या तो आकर्षित करना या तो प्रतिकर्षित करना। तो हम क्या बोलेंगे कि आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो लिखेंगे क्या इसमें, आवेश या
आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और देखेंगे अगला हेडिंग हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक आवेश रख दिया और इसका ये क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र हो गया। यानी यहाँ तक ये अपना क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो अब समझिए, मान लीजिए यदि कोई इसके पास कोई अन्य आवेश हो तो ये क्या करेगा? तेजी से आकर्षित या तेजी से प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार मान लीजिए आप लोग, यदि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसको क्या करेगा? इसकी अपेक्षा थोड़ा कम आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। वही चीज यहाँ पे हम रख दें तो अब यहाँ पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा इसकी अपेक्षा कम होगा, अर्थात यहाँ पे इसका मान कुछ और होगा, यहाँ पे मान कुछ और होगा और यहाँ पर मान कुछ और होगा। तो हम इसी से परिभाषा बना सकते हैं, क्या चाहिए? कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र के मान को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। या अथवा किताब वाली परिभाषा देखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसको हम दिखाते किससे हैं? ई से, और ई इज इक्वल टू होता है क्या से? एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। अब इसके बारे में आप लोग जानते हैं एफ क्या है? तो वैद्युत बल, और यहाँ पे थोड़ा सी नया चीज मिलेगा आपको, क्यू नॉट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए? परीक्षण आवेश। अब यहाँ पे दिया गया क्या चीज? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? तो समझिए, ये एक प्रकार का ऐसा आवेश होता है जो क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है, परंतु ये क्या होता है? धनावेश होता है। ये सदैव क्या होता है? धनावेश होगा, ठीक है ना। और इसके खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। परीक्षण आवेश क्या होगा? इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और ये अत्यंत क्या होता है? सूक्ष्म आवेश होता है, जिस पर सदैव क्या होता है? धनावेश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए, यदि यहाँ पे हम F है जो Q नॉट दिया गया, इसका मान हम कितना कर दे? 1 कूलम कर दे, तो E जो होगा ये किसके बराबर हो गया? F के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि देखिए कूलम Q का मान हमने कितना रखा? 1 कूलम, यानी एकांक। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार और सुनेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या चीज? वैद्युत बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे दिखाते किससे हम लोग? तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला यदि देखेंगे तो ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। अब वैद्युत बल आप लोग पढ़े हैं, एफ का जो मान होता है ये होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यदि इसका मान हम यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा कैसे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने Q1 Q2 माना था, और यदि मान लिया जाए कि एगो आवेश Q है और इसमें क्या है, वो परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, तो यहाँ पे हम Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, और Q2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, Q0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 बाई आर स्क्वायर, और इसमें दिया गया है बटा में क्या चीज, Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो गया, खत्म। तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करिए इसको। आगे देखेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का हम मान निकाले हैं, फार्मूला निकाले हैं, जिसका हम लोग देखेंगे क्या चीज, मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हो E इज इक्वल टू क्या चीज, F अपान Q0, और F है क्या, तो F आपका यहाँ पे वैद्युत बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, और इन सब का मात्रक आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे E का मात्रक। E का मात्रक क्या होता है, देखिए वैद्युत बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और प्रति आवेश का क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है ना, या फिर आगे चल के इसका एक और हम मात्रक पढ़ेंगे, क्या, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, ये इसका क्या है, मात्रक। अब देखेंगे इसका विमीय सूत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, देखिए ये क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका मतलब होता है, बल का, और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m×10⁻², और ये क्या है, कूलम्ब, आवेश। आवेश का हमने बताया क्या चीज, AT। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो जब ऊपर भेजते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जब ऊपर यहाँ पे भेज देंगे हम लोग, ये हो जाएगा ml, तो टी पे एक आता है, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, -1, और -2 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, -3, और a को यदि हम ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये हो गया क्या चीज, E का मात्रक और विमीय सूत्र। अब एक चीज और देखेंगे, किस प्रकार की राशि है, तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो चलिए आइए दिशा देखते हैं। E की दिशा देखिए, ये क्या होता है, धनावेश से दूर होता है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई +Q आवेश हो तो इसकी दिशा क्या, दूर होगा, यानी कि बाहर की ओर होगा। और वहीं यदि ऋण आवेश हो तो ऋणावेश की ओर। इसका मतलब क्या, कि यदि -Q आवेश दिया गया हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, माइनस की ओर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। आइए अगला आइटम देखेंगे हम लोग, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा। अब ये वैद्युत बल रेखा होता क्या है, तो एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे हम अभी वो किए थे, क्या चीज, कोई आवेश लिया गया था और इसके चारों ओर का ऐसे क्षेत्र हम दिखाए थे, और इसी को बताया था क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र। तो जिस काल्पनिक रेखा से, ये होता नहीं है, ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, मानते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जिस काल्पनिक रेखा से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। ठीक ना, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा है जिस पर
एक स्वतंत्र एकांक धनावेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, ये होता है कैसे, वैद्युत बल रेखा। अब थोड़ा वैद्युत बल रेखा के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए पहला क्या होता है वैद्युत बल रेखा के बारे में, कि वैद्युत बल रेखा सदैव धन आवेश से निकल करके कहाँ जाते हैं, ऋण आवेश की ओर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, दूसरा इसका क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसकी दिशा में यदि हम चलेंगे तो विभव का जो मान होता है वो क्या होगा, घटेगा। अभी हम लोग विभव चक्र पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, वैद्युत बल रेखा की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता। ठीक है, तीसरा इसका देखेंगे हम लोग, तीसरा इसका जो होता है ये क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक ना, ये धन आवेश से किधर दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर तथा माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखा के बारे में, नोट कीजिएगा इसको। अब अगले हेडिंग देखेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे हम लोग क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दो आवेशों को लेते हैं, समान परंतु क्या होते हैं विपरीत आवेश, और उन दोनों आवेशों को हम क्या करते हैं कुछ दूरी पर रखते हैं। ठीक है, जैसे समझेंगे यहाँ पे हमने मान लीजिए एक माइनस क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया क्या चीज, प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, अल्पतम, जो हमने किसके बराबर माना है, 2l के बराबर माना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये जो निकाय बना है इसी निकाय को हम कहते हैं क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे में क्या लिखेंगे हम लोग कि दो समान परंतु विपरीत आवेश को हम अल्पतम दूरी पर रखें तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जब दो समान परंतु विपरीत आवेश को अल्पतम दूरी पर रखें तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम लोग। तो समझिए वैद्युत द्विध्रुव की जो अल्पतम दूरी है वो अल्पतम दूरी हम क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। ठीक ना, अल्पतम दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो इसको मान कर तो नंबर डाल के आप लोग लिख सकते हैं। पहला वैद्युत द्विध्रुव की अल्पतम दूरी 2l होती है। ठीक है, और समझिए अब मान लीजिए कि हमें वैद्युत द्विध्रुव से कहीं की दूरी नापनी है। ठीक है ना,
तो वो दूरी सदैव इस वैद्युत द्विध्रुव की कहां से मापेंगे, मध्य बिंदु से मापते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा में वैद्युत द्विध्रुव से समस्त दूरियां उसके मध्य बिंदु से मापते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और अब समझेंगे, यदि हम ये कहें कि इस पर कुल आवेश कितना है, वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट यानी कुल आवेश होता है वो कितना होता है, तो समझिए यहाँ पे है आपका माइनस आवेश, यहाँ पे है आपका प्लस आवेश, और दोनों के यदि हम जोड़ दें तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा में वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश या कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए। अब ये क्या होता है, इसको दिखाता हूँ स्मॉल पी से, और ये होता है 2q l के बराबर। इसका मतलब क्या समझिए, यहाँ पे दिया गया 2l है क्या, तो वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश दिए गए इनके बीच की अल्पतम दूरी, और q क्या है, तो q आवेश है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एगो आवेश, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश व उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। और इसे दिखाते किससे हम लोग, P से दिखाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसका हो गया क्या चीज, फार्मूला। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा किधर होगी, कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, समझिएगा। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और जिसकी दिशा माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है। ठीक है, नोट कीजिए।